हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद है तो प्लीज़ एक लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर जरूर बताना आपको ये कैसे लगा। तो चलिए हम आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था विंग की शादी तय हो गई थी, वो भी जीन सेक्ट में। वहीं दूसरी तरफ हमारे वांग जी को भी पता चल गया था कि विंग की शादी होने वाली है और वो अपने प्यार की शादी किसी और से होने दे सकता है क्या। इसलिए उसने युद्ध करने का भी प्लान कर लिया था। पर उसके गगा आकर उसको बताते हैं कि उसके अंकल हम दोनों से मिलना चाहते हैं। ये सुनकर वांग जी ने अपना सर नोट किया था और दोनों लैन कुरैन से मिलने गए थे। लैन कुरैन ने उनको बोला था कि अगर ये शादी जिन सेक्ट में होती तो मैं जा पाता, पर ये जियांग सेक्ट में है, इसीलिए मैं नहीं जाऊंगा। तुम में से कोई जाना चाहेगा तो जा सकता है। इसे सुनने के बाद वांग जी के फेस में एक स्मक आ गया था। वो तो अपने मन में सोच रहा था कि वो वहां जाकर युद्ध करेगा और अपनी विंग को छुड़वा के ला लेगा, पर यहाँ तो उसे खुद जाने का मौका मिल रहा है, तो वो तो इस मौके को छोड़ेगा नहीं। हाँ, अगर वो नहीं जाता तो वो युद्ध करता और विंग को उठा के लेके आता, पर यहाँ वो खुद जाएगा और वो खुद जाके अपने हाथों से विंग का हाथ पकड़ के लाएगा। ये तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ही अच्छा है, उसे कुछ करना ही नहीं पड़ेगा और बहुत जल्दी ही विंग भी उसके पास आ जाएगा। ये सोचकर वांग जी ने हाँ कहा था जाने के लिए, पर लैन कुरैन वांग जी के इस स्मक के कारण थोड़ा सा ना गुस्से में आ गए थे। उन्होंने अपनी हाथों की मुट्ठी कस ली थी। उन्हें पता चल गया था कि वांग जी कुछ ना कुछ करने का सोच रहा है, क्योंकि वांग जी कहीं भी बाहर जाने के बारे में सोचता नहीं था और बाहर जाता भी था तो कुछ कांड करके आता था। और वांग जी जियांग सेक्ट में जाना चाहता है, तब तो बहुत बड़ी बात है। वांग जी कुछ ना कुछ करने की सोच रहा है, इसीलिए लैन कुरैन ने उसे समझाया था कि वहां जाके कोई भी बखेड़ा खड़ा मत करना, हमारा रिश्ता जिन्स के साथ अच्छा होना चाहिए। ये सुनने के बाद वांग जी के फेस में एक छोटा सा स्मक आ गया था। वो कहता है, जी जरूर अंकल, मैं आपका नेफ्यू हूँ, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। मुझे पता है यहाँ के रूल्स, और मैं जाके बाहर में बखेड़ा क्यों खड़ा करूँगा। आप तो मुझ पे गलत इल्ज़ाम लगा रहे हो। ये बोलकर वो पपी सा फेस बना लेता है। वांग जी का ये एटीट्यूड देखकर लैन कुरैन को गुस्सा आ रहा था। ये कुछ दिन पहले से ही चल रहा है। वांग जी का एटीट्यूड, उसकी बात करने का तरीका बदल चुका है। हाँ, वांग जी पहले गुस्सा करता था, छोटी छोटी बातों में गुस्सा करता था, वो बिना बताए कहीं निकल जाता था, पर अपने अंकल के सामने ऐसी बातें तो नहीं करता था। पर आजकल इसे क्या हो गया, उन्हें खुद समझ में नहीं आ रहा है। लैन कुरैन वांग जी को जो भी बोलते थे, कुछ भी करने को बोलते थे, वांग जी उसका जवाब देता था उल्टा। ये बात लैन कुरैन को बहुत ज़्यादा ही अजीब लगती थी, क्योंकि वांग जी पहले तो उसे उल्टा जवाब भी देता था। हाँ, गुस्सा हो जाता था पर कभी भी उल्टा जवाब नहीं देता था। पर इस बार वांग जी का बर्ताव बहुत ज़्यादा ही अलग है। वो हमेशा ही लैन कुरैन को उल्टा जवाब देता है। वहीं वांग जी ये बोलकर वहां से चला गया था। लैन कुरैन सीचैन की तरफ देखते हैं और वो कहते हैं, सीचैन, वांग जी को हो क्या गया है, वो आखिर करना क्या चाहता है और वो वहां क्यों जाना चाहता है। ये सुनकर सीचैन कहते हैं, अंकल मुझे नहीं पता वांग जी क्या सोच रहे हैं। ये सुनकर लैन कुरैन ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, पर वो अपने गुस्से को कंट्रोल करते हैं और फिर सीचैन को कहते हैं, सीचैन अब तुम भी जा सकते हो। ये सुनकर सीचैन भी बाहर निकल गए थे। वहीं वांग जी अपने बॉडीगार्ड्स के साथ में अपने जिंगशी की तरफ वापस आ गया था, पर वो जिंगशी में ना जाकर वहाँ एक और जो रूम था जहाँ पर उनके बॉडीगार्ड और वांग जी की मीटिंग चलती थी, वहां पर वो चला गया था। उसके बॉडीगार्ड भी उसके पीछे पीछे जाते हैं। वांग जी एक कुर्सी पे जाके बैठ गया था। वो अपने बॉडीगार्ड को देखते हुए बोलता है, मैंने जो कहा था वो करके आए हो। ये सुनकर उनमें से एक अपना सर हिला के बोलता है, जी राजकुमार। ये सुनकर वांग जी के फेस में एक छोटा सा स्मक आता है और वो कहता है, अब शुरुआत होगा असली गेम का। ये बोलकर वो हल्का सी स्माइल करता है और कहता है, उन्होंने मुझसे मेरी विंग को छीनने की कोशिश की है ना, अब देखना इसका अंजाम क्या होता है। ये बोलकर वो अपने हाथों को अपने सिर के पीछे फोल्ड कर लेता है और आराम से टेक लगा के बैठ जाता है और वो उन सभी की तरफ देखते हुए बोलता है, काम में लग जाओ। ये सुनकर सारे लोग अपना सर हिलाते हैं और फिर से वांग जी को ग्रीट करके वहां से निकल गए थे। वहीं वांग जी अपने जिंगशी की तरफ आ चुका था। वांग जी जिंगशी में आकर एक बॉक्स को निकालता है और उसमें से एक पेंडेंट को, और फिर उस पेंडेंट को देखते हुए बोलता है, विंग, तुमने क्या सोचकर शादी के लिए हाँ कहा है। हाँ,
तुम मुझसे प्यार करती थी, पर शादी किसी और से कैसे कर सकते हो तुम? तुमने मुझे धोखा देने की सोच लिया। कैसे विंग, कैसे? तुमने खुद कहा था ना कि तुम मुझसे प्यार करते हो। तुम मर जाओगे पर किसी और से शादी नहीं करोगे। ये कैसे हो रहा है तो? तुमने मुझसे झूठ बोला था। नहीं, तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकते, पर ये तो पता तुम्हारे आने के बाद ही चलेगा ना। तुम बस यहाँ आओ, उसके बाद तुम्हें पता चलेगा कि मुझसे झूठ बोलने का अंजाम क्या होता है। ये बोलकर वो उस पेंडेंट को किस करता है और फिर उस पेंडेंट को फिर से उसी बॉक्स में रख देता है। उसके बाद वांगजी जाके अपने बेड पे बैठ गया था और वो अपने आप को लोटस पोजीशन में बैठाकर मेडिटेट करने लगा। वांगजी के चारों तरफ एक नीली कलर की ऊर्जा निकल रही थी। वांगजी इस कल्टीवेशन वर्ल्ड का एक लौता ऐसा अल्फा था जिसके पास डिमॉन का भी पावर था और साथ में एक ऐसा कल्टीवेटर का भी जो एक गॉड का भी हो। हाँ, उसके अंदर दोनों पावर है। वांगजी की माँ एक डिमोनिक एनर्जी को इस्तेमाल करती थी, वहीं उसके फादर एक प्योर ब्लड के थे, जिसके कारण उसके अंदर दोनों पावर आ गई है। पर सीचैन सीचैन के टाइम वैसा नहीं था। सीचैन अपने फादर का पूरा एनर्जी ले चुके थे, पर वांगजी ने अपनी माँ का भी और अपने डैड का दोनों प्रकार का एनर्जी लिया था, जिसके कारण वांगजी बहुत जल्दी गुस्से में आ जाता था। उसके पास दोनों प्रकार की ताकतें थी, जिसके कारण वांगजी इस पूरे वर्ल्ड का सबसे टॉप कल्टीवेटर है और साथ में पावरफुल भी। वांगजी जैसा पावरफुल इस दुनिया में कोई भी नहीं है और साथ में उस जैसा क्रूर भी। पर वांगजी को पता है इस पावर को कंट्रोल कैसे करना है। हाँ, कभी कभार उसकी पावर अनकंट्रोल हो जाती थी, पर जब से विंग उसकी लाइफ में आया तब से वो अपने पावर को बहुत अच्छे से कंट्रोल करने लग गया है। हाँ, विंग उसकी लाइफ में बहुत पहले ही आ चुका है, शायद जब वांगजी 19 साल का था तब। हाँ, उस टाइम विंग सिर्फ 15 साल का था। दोनों के एज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, बस 3 या 4 साल का अंतर था। तब वो दोनों मिले थे। वांगजी अपने साथियों के साथ, जितने भी उसके बॉडीगार्ड हैं, जितने भी उसके जो लैंड क्लैन में साथी हैं, उनके साथ ईलिंग के लिए आया था। ईलिंग में कुछ घोस्ट दिखाई दे रहे थे, इसी कारण वो ईलिंग में कुछ घोस्ट वो पकड़ने आए थे, क्योंकि उनके अंकल ने जो कहा था कि उन्हें नाइट हंट पे जाना पड़ेगा, इसीलिए वांगजी उस टाइम वहाँ आया था। वहीं विंग भी बहुत ज़्यादा चंचल है, उसे भी पता चल गया था कि ईलिंग में घोस्ट है, वहाँ पर नाइट हंटिंग के लिए जा रहे हैं लोग। विंग अपने भाई से, अपनी पूरी फैमिली से छुपते छुपाते जैंग सेक्ट से निकल चुका था। यहाँ तक कि उसने तो अपने बॉडी गार्ड को भी चकमा दे दिया था और वो सीधा नी सेक्ट में नीहूसैन के पास पहुंचा था। नीहूसैन उसका दोस्त है। विंग नीहूसैन के साथ ही उस ईलिंग के लिए निकल गया था, पर नीहूसैन नहीं जाना चाहता था, वो डरपोक था, उसे इससे कोई लेना देना नहीं था। पर विंग ने उसे समझाया था कि प्लीज़ चले ना, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा तो कोई कुछ नहीं बोलेगा। पर नी हुसैन तो उसके सामने हाथ जोड़ा था कि उसे नहीं जाना यार। पर विंग बहुत मुश्किल से उसे समझाता है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं देख लूँगा ना। ये सुनकर नी हुसैन ने अपने सर पे हाथ मारा था और कहा था ठीक है मैं चलता हूँ, पर मैं तुम लोगों से दूर रहूँगा। ये सुनकर विंग कहता है ओके ओके चलो। ये बोलकर वो उसका हाथ पकड़कर रीडिंग के लिए निकल गया था। नीहू सैन एक अल्फा है और साथ में विंग का बहुत अच्छा दोस्त भी, इसीलिए कोई कुछ नहीं बोला था। नीहू सैन अल्फा है तो उसे संभाल लेगा, ये सोचकर विंग को जाने दिया गया था। विंग और नीहू सैन कुछ ही टाइम में ईलिंग भी पहुंच चुके थे। वो लोग रात के टाइम वहां पहुंचे थे। नीहू सैन तो डर रहा था, उसे नहीं जाना था यार, यहाँ इतने ज़्यादा घोस्ट है यहाँ। वो अपने जान को इतनी जल्दी खतरे में नहीं डालना चाहता, क्योंकि उसकी शादी अभी नहीं हुई है। विंग उसको बोलता है नी हुसैन इतने डरपोक तो मत बनो, देखो ना कितने सारे हैं, मजा आएगा यहाँ पकड़ने में। ये बोलकर वो उसे खींचते हुए ले जा रहा था। नी हुसैन तो कह रहा था प्लीज विंग मैं नहीं जाना चाहता, तुम्हें जाना है तुम जाओ, मैं तुम्हारा इन में वेट करूंगा। ये बोलकर वो एक इन में अपने लिए रूम बुक कर लेता है। विंग कहता है ओके फाइन मैं जाके आता हूँ। ये बोलकर वो अकेले ही उस जगह पे चला गया था जहाँ पर उन्हें घोस्ट मिलेगा। विंग वहां जाता है, वहां कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं। पर अचानक से पीछे से किसी ने उसके ऊपर हमला कर दिया। विंग के हाथों से तलवार नीचे गिर गई थी। विंग के पीछे से इतने सडन से ये हुआ था ना, इसी कारण विंग डर के कारण उसके हाथों से वो तलवार गिर गई थी और विंग के पैरों में चोट भी लग गई थी, वो नीचे गिर गया था।
उसके सामने एक बड़ी सी मूर्ति हिल रही थी। विंग ये देखकर शॉक था कि कोई मूर्ति कैसे हिल सकती है। विंग तो बस शॉकिंगली उस चीज को ही देखे जा रहा था। तभी वो चीज मतलब कि वो मूर्ति विंग के ऊपर हमला करने वाली थी कि अचानक से विंग को किसी इंसान ने बचा लिया। विंग शॉकिंगली उस पर्सन को देखता है, वो एक अल्फा था। दोनों तो एक पल के लिए एक दूसरे की आंखों में ही देखते रह गया। वो वांग जी था। वांग जी विंग से कहता है, तुम ठीक हो? ये सुनकर विंग अपना सर हिलाता है और कहता है, ये बोलकर वो फिर से पीछे देखता है। पीछे वो मूर्ति फिर से उनके ऊपर हमला करने वाली थी। विंग कहता है, पीछे। ये बोलकर वो पीछे इशारा करता है। वांग जी अपने एक हाथ से ही अपनी ऊर्जा को निकालता है और फिर पीछे उस मूर्ति पे अटैक कर दिया, जिसके कारण उस मूर्ति का हाथ टूट गया था। विंग इतना ज्यादा अमेज हो गया था कि वांग जी के हाथों में ऊर्जा है, मतलब कि ये बहुत अच्छा कल्टीवेटर है। फिर वांग जी उसे बोलता है, तुम साइड में रहो। ये बोलकर वो फिर से उस मूर्ति के साथ अटैक करने जाता है, उसे मारने जाता है। उसके सारे जो भी जितने भी क्लैन मेंबर थे, जितने लोग आए हुए थे, उसके बॉडीगार्ड आए हुए थे, वो उस मूर्ति के कारण ना घायल हो गए थे और वो इधर उधर पड़े हुए थे। विंग वांग जी को देख रहा था वो कितने अच्छे से लड़ रहा है। पर एक टाइम ऐसा आया कि वांग जी के हाथ में चोट लग गई। उसके कारण उसके हाथों से ब्लड निकलने लग गया था और उसका तलवार हल्का सा नीचे हो गया था। उसका ध्यान भटक गया था, जिसके कारण वो मूर्ति वांग जी के ऊपर अटैक करने वाली थी। पर विंग ने अपने तलवार से उस मूर्ति का हाथ काट दिया था, जिसे देखकर वांग जी अब उसको मतलब कि विंग को अपना सर नोट करता है। विंग भी स्माइल करता है अपनी बनी वाला, जिसके कारण वांग जी तो एक पल के लिए विंग के ऊपर ही खो गया था। उसी टाइम वो मूर्ति फिर से उन दोनों के ऊपर अटैक करने वाली थी। विंग फिर से चिल्ला के बोलता है, पीछे। ये देखकर वांग जी पीछे मुड़ता है और फिर अपना स्पिरिचुअल पावर लगाकर अपने गुचिन को बुलाता है और फिर उस गुचिन के एक एक तीर से मतलब कि उनके एक एक वार से वो मूर्ति का सब अंग टूटते जा रहा था और वो मूर्ति कुछ ही टाइम में धराशाही हो गया था। वांग जी को यकीन नहीं हो रहा था। गुचिन ने उसकी बात मानी क्योंकि वांग जी के पास एक डेमोनिक पावर भी है और लैंड पावर एकदम ज़्यादा ही प्योर ब्लड होती है, जिसके कारण गुचिन कभी भी वांग जी का बात नहीं मानता था। पर आज आज ऐसा क्या हुआ कि उस गुचिन ने वांग जी का बात माना। वांग जी को यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा क्या हो गया कि गुचिन ने उसका बात इजीली मान लिया। इतने सालों से वो ट्राई कर रहा है इस गुचिन को कंट्रोल करने की, पर आज आज इतनी आसानी से उसने कंट्रोल कर लिया। वांग जी धीरे धीरे करके उस गुचिन के साथ नीचे उतरता है और फिर उसे गायब भी कर लेता है। विंग तो वांग जी की तरफ बड़ी शॉकिंगली आई से देख रहा था। वांग जी जब ऊपर में हवा में उड़ रहा था और उसने अपनी गुचिन को बजाया, उसकी आवाज, उसका जो ऑरा था, विंग तो बस उसी को ही देखता रह गया। विंग तो एक ही नजरों में वांग जी के प्यार में पड़ चुका था। फिर वांग जी विंग की तरफ देखता है। विंग तो बड़ी खुश होकर वांग जी के पास भाग के आता है और कहता है, वाओ, आप कितने ज़्यादा औसम हो। मैंने सोचा नहीं था कि मेरे सामने इतना इतना अच्छा कल्टीवेटर आ जाएगा। मैं तो आपका फ़ैन हो गया। ये बोलकर वांग जी का उसने हाथ ही पकड़ लिया था। वांग जी को किसी का भी टच पसंद नहीं है, पर विंग का टच उसको अजीब ही फ़ील करवा रहा है। वो विंग के हाथों को देखता है, फिर विंग की तरफ। विंग इतने ज़्यादा एक्साइट था कि वो क्या बोल रहा है उसको पता ही नहीं चल रहा था। वो वांग जी के हाथों को हिलाते हुए बोलता है, मुझे तो आपसे प्यार ही हो गया है, आपके स्किल से, आपकी इस ऑरे से। ये बोलते हुए वो बहुत ज़्यादा एक्साइट हो रहा था। वांग जी बस विंग को ही देख रहा था। ये लड़का कितना ज़्यादा शेमलेस है। इसने कैसे इतनी आसानी से मुझे प्रपोज कर दिया। मुझ जैसे अल्फा को इसने, ये ओमेगा होके मुझ जैसे अल्फा को प्रपोज करा है। तभी विंग को याद आया कि उसने अभी अभी क्या कह दिया। वो जल्दी से वांग जी का हाथ छोड़ता है और कहता है, ओह सॉरी, मेरा मतलब वो नहीं था। ये बोलकर वो अपने नेक को रब करने लगा और वो कहता है, आई एम सॉरी, मुझे मैं वो नहीं कहना चाहता था। मैं कहना चाहता कि आप इतने अच्छे कल्टीवेटर हो, मैं आपके जैसा बनना चाहता था। बस ये बोलते हुए वो अपने नेक को रब किए जा रहा था। वांग जी को उसकी हरकतें बड़ी प्यारी लग रही थी। वांग जी बस विंग की तरफ ही देखे जा रहा था। वहीं विंग विंग तो वांग जी की नज़रों के कारण शर्माने लगा था। वो थोड़ा अजीब सा फील करने लग गया था। उसने ये इस अल्फा को क्या बोल दिया। वो तो बस यही सब सोच रहा था। दोनों के बीच में इतना ज़्यादा ऑकवर्डनेस था, दोनों ही कुछ बोल नहीं पा रहे थे कि तभी बाहर से आवाज़ आती है, विंग
क्या तुम यहाँ हो? विंग ये बोलते हुए बाहर से न्यूसेन की आवाज़ आ रही थी। न्यूसेन बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, इसीलिए वो विंग को ढूँढने आया था। हाँ, वो थोड़ा डरपोक है, पर विंग को इतनी आसानी से छोड़ थोड़ी ना सकता है। वो उसका दोस्त है, बचपन का दोस्त है। विंग को इस तरह खतरे में थोड़ी ना छोड़ सकता है, इसीलिए वो विंग को ढूँढने आया हुआ था। जैसे ही विंग ने न्यूसेन की आवाज़ सुनी, वो जल्दी से वांगजी को ग्रीट करता है और कहता है, मैं चलता हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से भाग गया था। वांगजी को थोड़ा ना अजीब सा लगता है। वो थोड़ा जेलस फील करता है, क्योंकि उसको बाहर वाले पर्सन की आवाज़ से ही पता चल गया था कि वो अल्फा है। वो बस विंग को ही देखे जा रहा था। विंग भागते हुए उस पर्सन के पास पहुंचता है और फिर विंग उस पर्सन के कंधे पे हाथ रख के बोलता है, आई एम सॉरी न्यूसेन, चलो अब चलते हैं। ये बोलते हुए वो दोनों हंसी मजाक करते हुए वापस चले गए। विंग को ऐसे हंसी मजाक करते हुए किसी और अल्फा के साथ देखकर वांगजी को ना अजीब सा फील हो रहा था। उसकी हाथों की मुट्ठी कस गई थी, पर वांगजी उसे ज्यादा ध्यान देकर अपने सारे जितने भी घायल दोस्त थे, जितने भी बॉडीगार्ड थे, उनको उठाता है, उन्हें ट्रीट करता है और फिर उन्हें लेकर इन की तरफ जाने लगा। पर सारे इन वाले सो चुके थे, क्योंकि रात हो चुकी थी, इसीलिए सबके सब सो चुके थे। वांगजी अपने दोस्तों को देख रहा था, क्योंकि वो सब घायल थे। वो ज़्यादा दूर तक चल भी नहीं सकते थे और वो सभी लैंड सेक्ट भी नहीं जा सकते, क्योंकि लैंड सेक्ट ईलिंग से थोड़ा बहुत ज़्यादा ही दूर है। इसीलिए वो सोचते हैं कि यहाँ कहीं पास में ही कोई सेक्ट होगा, वहाँ चले जाएंगे। उन्हें याद आता है कि नी सेक्ट तो यहीं पर है और वहाँ नी मिन जो है, जो उनके भाई के दोस्त है। तो वांगजी वहीं जाने का सोच लेता है और सारे लोगों को लेकर वहीं चला गया। वांगजी को वहां पहुंचते पहुंचते रात के 2 बज चुके थे, पर वांगजी को ये एहसास नहीं था कि शायद वो अंदर जाने देंगे भी कि नहीं, और क्या कोई होगा वहां पर, या फिर सारे सो चुके होंगे। पर उम्मीद तो वहीं पर थी, इसीलिए वांगजी अपने सारे गार्ड को लेकर वहीं पर पहुंचा हुआ था। पर वहां जाने के बाद पता चलता है कि वहां पर गार्ड बैठे हुए हैं और वो शायद सोए नहीं है। ये देखकर वांगजी के दिल में एक राहत होती है। वो उनके पास जाता है और वो बता देता है कि वो लैंड सेक्ट का छोटा राजकुमार है और वो नीमिंजू से मिलना चाहते हैं। असल में हम लोग नाइट हंटिंग के लिए ईलिंग गए थे, पर ईलिंग में कोई भी जगह खाली नहीं है रहने के लिए। और हम लोग जब नाइट हंटिंग से वापस आ रहे थे, तो हमारे पूरे जितने भी सदस्य हैं वो सभी हट हो चुके हैं और रात को कोई भी हीलर नहीं है। तो क्या एक दिन के लिए क्या आप यहाँ रहने दे सकते हैं हमें? ये सुनकर नीगार्ड एक दूसरे का फेस देखते हैं और वो कहते हैं, हमें एक बार पूछ के आने दीजिए। ये बोलकर उनमें से एक वहां वापस चला गया था। कोई भी उस दिन सोया नहीं था, क्योंकि नीहू-सैन और विंग नाइट हंटिंग पे गए हुए थे और नीहू-सैन कभी भी नाइट हंटिंग पे जाता नहीं था। इसीलिए नीहू-सैन के गगा मतलब कि नी मिंजो थोड़ा सा टेंस थे उसके लिए, इसीलिए वो रात को सोए नहीं थे। उनके आने के बाद ही वो सोने के लिए बिस्तर लगा रहे थे कि तभी उनके गेट पर किसी ने नॉक किया। वो वही सर्वेंट था। वो आकर नीमिंजो को बताता है कि लैंड सेक्ट का छोटा राजकुमार आया है। उनके साथ बहुत ज़्यादा ही उनके लैंड सेक्ट के डिसिपल है और वो बहुत ज़्यादा घायल भी है। ये सुनकर नीमिंजू उन्हें कहते हैं, मैं आता हूँ। ये बोलकर वो अपने रोब को पहनता है और फिर बाहर वांगजी के पास आता है। वांगजी के पीछे उसके डिसिपल बहुत ज़्यादा घायल दिख रहे थे, इसीलिए नीमिंजू एक दिन के लिए उन्हें रहने के लिए बोल देते हैं। वांगजी उन्हें ग्रीट करता है और कहता है थैंक्स, और फिर नीमिंजू उन सभी के लिए एक एक रूम दे देता है और साथ में उनके लिए दवा भी दे देता है, जिसके कारण उनके सारे डिसिपल को राहत मिलती है और वो रात को चैन से सो जाते हैं। वांगजी भी सो गया था। वहीं वो सुबह 5 बजे आसानी से उठ गया था, क्योंकि उसकी आदत है 5 बजे उठने की। वांगजी उठकर बाहर निकलता है। वांगजी बाहर जाकर अपना स्वॉर्ड प्रैक्टिस कर रहा था। वो बहुत टाइम तक वैसी प्रैक्टिस करता है। यहाँ बहुत ज़्यादा लोग थे, इसीलिए वांगजी कहीं शांत सी जगह जाकर ये प्रैक्टिस कर रहा था। वांगजी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहा था। वहीं दूर से कोई इंसान वांगजी की बॉडी को देख रहा था, क्योंकि वांगजी ने ऊपर का कपड़ा नहीं पहना हुआ था और वैसे ही वो फाइटिंग कर रहा था। क्योंकि वांगजी बहुत ज़्यादा पसीना पसीना हो गया था, इसीलिए उसने अपने रोब को निकाल दिया था ऊपर के और वो ट्राउज़र को पहनकर ही वो फाइटिंग कर रहा था। वहीं विंग, हाँ, विंग की नज़र उसी के ऊपर थी। विंग सुबह-सुबह आज अचानक से ही सुबह-सुबह वो उठ गया था। वो जैसे ही बाहर निकलता है, उसके आँखों के सामने वांगजी था। वांगजी को देखकर पहले तो अपना विंग
आंखों को रब करता है कि शायद उसका सपना होगा, पर नहीं, ये उसका सपना नहीं है। वो पर्सन उसके सामने है। विंग तो बस उसी को ही देखता जा रहा था। फिर वांग जी जैसे ही पीछे मुड़ के देखता है, विंग की आंखों से उसकी आंखें मिलती है। दोनों फिर से एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। विंग तो उसकी बॉडी को देख रहा था और साथ में उसकी आंखों को। वो जल्दी से वहां से अपने रूम की तरफ भाग गया था। वांग जी उसके ब्लशिंग फेस को देखकर स्माइल करता है और फिर वो अपने कपड़े पहनकर वापस अपने रूम की तरफ आ गया था और फिर नी मिंजू से मिलने चला गया। वांग जी के डिसिपल थोड़ा घायल थे, इसीलिए वो 1-2 दिन वहीं रुकने का प्लान करते हैं। पर 1-2 दिन में वांग जी की लाइफ और विंग की लाइफ बहुत ज़्यादा बदल गई थी। इन 1-2 दिनों में ही विंग और वांग जी की लव स्टोरी चालू हो गई। दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, इसीलिए उस दिन उन्होंने एक दूसरे से अपना लव का कन्फेशन भी कर दिया था। विंग तो बहुत ज़्यादा खुश था कि उसकी ज़िंदगी में जो उसका पहला क्रश बना, वही उसका प्यार भी बन गया है। विंग तो इस बात को पूरे जहां को बताना चाहता था, पर वांग जी ने उसे साफ-साफ इनकार कर दिया था, क्योंकि उसे पता चल गया था कि विंग जियांग सेक्ट में रहता है और जियांग सेक्ट से लैन सेक्ट की दुश्मनी है, इसीलिए उसने मना कर दिया था बताने के लिए। विंग भी ये समझता था, इसीलिए उसने भी इस बात को छुपाना ही ज़रूरी समझा और उसने अपने फैमिली मेंबर को किसी को भी नहीं बताया कि वांग जी उसका लवर है। यहाँ तक कि उसने तो अपने दोस्तों को भी नहीं बताया कि वांग जी उसका लवर है। फिर धीरे-धीरे टाइम बीतता जा रहा था। वांग जी और विंग छुपते-छुपाते एक दूसरे से मिलते थे। वांग जी जब भी विंग से मिलने आता था, तो वो अपने फेस में एक मास्क लगा के आता था, जिसके कारण कोई भी उसे पहचान न सके और विंग उसके साथ आसानी से मिल लेता था। दोनों बहुत ज़्यादा ही अच्छा क्वालिटी टाइम बिताते थे। पर वहीं जिस टाइम विंग नाइट हंट के लिए गया हुआ था नी सेक्ट, तो नी सेक्ट में जाने के बाद ही जैंग चैंग और उसकी पूरी फैमिली को पता चल गया था कि विंग बिना बॉडीगार्ड के नी सेक्ट गया हुआ है, वो भी नाइट हंट पे। इसीलिए आने के बाद विंग को बहुत ज़्यादा ही डांट पड़ी थी और उस दिन से विंग का सारा मतलब विंग को ना एक पल के लिए भी वो छोड़ते नहीं थे, जिसके कारण विंग फ्रस्ट्रेट हो गया था। उसने बहुत मुश्किल से कहा था कि ठीक है, मैं बॉडीगार्ड के साथ रह जाऊंगा, पर आप लोग प्लीज मेरा पीछे छोड़ दीजिए। ये बोलकर विंग उनके सामने हाथ जोड़ा था। तब जाकर विंग को उनकी फैमिली वाले छोड़े थे और अब विंग हमेशा ही अपने बॉडीगार्ड के साथ ही रहता था। विंग को बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होती थी, क्योंकि वो अब वांग जी से मिल नहीं पा रहा था। ऐसे ही 1 सप्ताह हो गया था। विंग और वांग जी लेटर में तो बात करते थे, पर वो लेटर के बारे में भी उस बॉडीगार्ड को पता चल जाता था, जिसके कारण विंग फ्रस्ट्रेशन से एक दिन लू शाओ के सामने हाथ जोड़ लेता है और कहता है, प्लीज लू शाओ, मेरे बारे में कोई किसी को मत बताना, इस लेटर के बारे में कुछ मत बताना, और मैं किसी से मिलने जाऊं तब भी किसी को मत बताना। ये बात सुनकर लू शॉ पहले तो थोड़ा कंफ्यूज था, पर जब विंग उसके सामने बहुत ज्यादा मिन्नतें करता है, तब जाकर लू शॉ ने उससे वादा किया था, ठीक है, मैं कभी भी उस बारे में किसी को नहीं बताऊंगा, पर आपकी सेफ्टी मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैं आपके साथ जाऊंगा। इस बारे में पहले तो विंग मना कर रहा था, पर ज़्यादा ही मना करने के बाद भी जब लू शॉ नहीं मानता, तब वो कहता है, ठीक है, पर तुम मुझसे दूर रहोगे। ये सुनकर लू शॉ ने भी अपना सर हिलाया था। फिर से अब विंग का डेली रूटीन बन चुका था। विंग हमेशा ही छुपते छुपाते बाहर जाता था और लू शॉ उसकी मदद करता था, पर दूर से ही। ऐसे ही दिन बीतते जा रहे थे। कब 1 साल हो गया किसी को भी पता नहीं चला। 1 साल के बाद यानली की शादी भी तय हो चुकी थी और साथ में उसकी शादी भी हो चुकी थी, पर उसके शादी के बाद सब कुछ बदलने लगा। उन दोनों की बातें भी कम हो गई थी, मिलना भी कम हो गया था और साथ में विंग को घर से बाहर भी निकलने नहीं दिया जाता था। अब प्रेजेंट का सीन। विंग अपने घर में चुपचाप बैठा हुआ था। आज उसकी शादी है। उसे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है। जैंग फैमिली में कोई भी खुश नहीं है, पर तैयारी तैयारी वहाँ अच्छी खासी चल रही है, क्योंकि जिन फैमिली के साथ हो रही है ना शादी, तो उन्हें अच्छी खासी तो करनी पड़ेगी, इसीलिए वहाँ अच्छे खासे तैयारियां चल रही है। कुछ ही टाइम में सारे मेहमान जंग सेक्ट में आने लगे थे। अब सारे लोग हॉल में आ चुके थे। अब आने की बारी सिर्फ विंग की थी। विंग अपने रूम में बैठा हुआ था। उसको बहुत अच्छे से तैयार किया गया था। वहाँ पर मैडम यू और यान ली विंग को तैयार कर रहे थे। साथ में लू बाई भी उसे तैयार कर रही थी। कुछ ही टाइम में वहाँ जैंग चैंग भी आ जाता है। वो बताता है कि अब विंग को वहाँ जाने के लिए बुलाया जा रहा है। ये सुनकर मैडम यू विंग की तरफ देखती और फिर
अपने हाथों में एक कपड़ा उठाती है। विंग तो उसी कपड़े की तरफ देखता है, फिर मैडम यू की तरफ। मैडम यू उसके फेस को उस कपड़े से मतलब कि वेल से ढकते हुए बोलती, विंग मुझे पता है ये शादी तुम्हारी मर्जी से नहीं हो रही है, पर प्लीज हमारी लाज रख लेना। ये बोलकर उस वेल के ऊपर से ही विंग के फोरहेड पे मैडम यू किस करती है और उसे गले से लगा ली। यहाँ तक कि यान ली और जैंग चैंग ने भी उसे हक कर लिया था। फिर तीनों विंग को लेकर हॉल की तरफ चले गए थे। हॉल में सारे लोग बातें कर रहे थे, पर जैसे ही विंग के आने की एंट्री सुनाई देती है, वो सारे गेट की तरफ देखने लगे। विंग रेड कपड़े में इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा था, सारे लोगों की नज़र विंग से हटने की नाम ही नहीं ले रही थी। फिर धीरे धीरे विंग को स्टेज पर लाके खड़ा कर दिया गया, वो भी जिन जोशुन के सामने। विंग के आते ही वहाँ शादी का रिचुअल भी स्टार्ट होने लग गया था, पर जैसे ही वहाँ प्रीस्ट कुछ बोलने ही वाला था कि अचानक से उस हॉल में एक पर्सन की, एक अल्फा की ग्रोल की आवाज़ सुनाई देती है। सारे लोगों की नज़र हॉल के गेट की तरफ चली गई थी। वहां से एक बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग और कोल्ड ऑरा वाला पर्सन, या फिर बोलो अल्फा, अंदर आ रहा था। उसका ऑरा देखकर ज़्यादा से ज़्यादा ओमेगा और अल्फा तो अपने घुटनों पर ही आ गए थे। किसी किसी के तो आंखें बहुत बड़ी बड़ी हो गई थी। हे गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही। फिर नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे आगे क्या होगा। और फिर बाय बाय।